हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग और संकट से रिलेटेड एक ऐसे लिखा था मैंने। ये 71 के टाइम पे मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए लिखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, इसमें कुछ गलतियां रहेंगी तो आप मुझे बताना कि कुछ और मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। देखो, पहले इम्प्रूवमेंट जो मुझे लग रही थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था ग्रामर का, सेंटेंस फॉर्मेशन का लगा है, और दूसरा जो मुझे लगा है कि मेरी हैंड राइटिंग के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ आपको और लगे तो मुझे सजेस्ट करना कि हाँ, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, या इस वे में आप अगर सुधार करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो उसके बारे में आज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि कैलिफोर्निया के एक छोटे से घर में राम नामक बच्चा अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। उसने 2024 की कैलिफोर्निया के जंगलों की भीषण आग के बारे में पढ़ा तो उसके मन में प्रश्न उठे, जिसका उत्तर लेने अपनी दादी के पास गया। ये पूछा कि वनाग्नि क्यों हुआ, जंगल खुद से, और कैसे आग लग सकती है। तो जो मैंने एक ऐसे की जो शुरुआत की है, अपनी एक कहानी के साथ शुरुआत की है, आप अपने ऐसे की शुरुआत कोटेशन के साथ या फिर कोई करंट घटना है उससे रिलेटेड करके भी कर सकते हो। हर टाइप होता है ऐसे की शुरुआत करने का या इंट्रोडक्शन लिखने का। उसके बारे में हम कभी आप बोलेंगे तो आपको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगी कि किस तरह से आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किस टाइप का अगर आपका ऐसे आ रहा है तो उसमें कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से अपनी शुरुआत की है। आगे क्या क्या है कि दादी ने उत्तर में बोला कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ था। इस कारण ही वनाग्नि की घटना हो रही है, और इसके अलावा अनेक क्षेत्र में कुप्रभाव, या इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे कुप्रभाव की जगह दुष्प्रभाव ज्यादा लिखते तो ज्यादा हमारा वर्ड अच्छा या सेंटेंस अच्छा लगता। क्योंकि देखो, अगर आपको खुद से पढ़ोगे तो खुद ही थोड़ा सा अजीब लगेगा जब कुछ पॉइंट पढ़ोगे। ठीक है, तो जो मुझे अभी पढ़ते जा रही हूँ और मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मैं खुद ही बोलते जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दुष्प्रभाव अगर वर्ड लिखते तो हमारा ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, अब राम के मन में दूसरा प्रश्न आया कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है और संकट कैसे और क्यों है। देखो, मैंने कहानी इतना ही खत्म कर दिया है। कुछ लोग जो होते हैं कहानी को 2 पेजों में लिखते हैं, पर कहानी को शॉर्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सीधा कहानी लिखे और बिल्कुल अपने टॉपिक पे आगे। जिस तरह से हमने टॉपिक क्या था हमारा, ग्लोबल वार्मिंग और संकट, क्योंकि हमें ग्लोबल वार्मिंग को भूलना नहीं है। ठीक है, और वहीं से उसको कनेक्ट कर देना है, और आपका जो ऐसे है उसमें कनेक्टिविटी आनी चाहिए। तो इस तरह से एक पेज हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हमारा। देखो, मैंने इससे पहले अपना चेक कर चुकी थी, तो जो मुझे पॉइंट लग रहे थे उसको मैंने पहले से ही रेड पेन से ठीक कर रखा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, जिस कारण पृथ्वी की क्या हो जाता है, हीटलैंड में परिवर्तित हो रही। तो हमने एक सिंपल सा बिल्कुल सेंटेंस लिख दिया है। अब हमने बता दिया है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद अब बात करेंगे क्यों ये हो रहा है। तो पृथ्वी का वैश्विक तापमान लगभग 1.1% की दर से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा था सेंटेंस फॉर्मेशन, इसलिए मैंने ठीक किया है। ये संख्या न्यूनतम, परंतु इसके प्रभाव क्या है, विशाल एवं विनाशकारी है। क्योंकि विशालकारी नहीं लिखना है, विशाल एवं विनाशकारी है, जो संकट की स्थिति उत्पन्न कर रही है, या पृथ्वी संकट की स्थिति उत्पन्न कर रही है। संकट के समाधान से पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण को जानना होगा, जिससे इसके प्रभाव के क्षेत्र एवं उसके अनुसार समाधान हेतु शोध एवं क्रियान्वयन किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का कारण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों घटनाएं हैं। ठीक है, इस तरह से है कि अभी हमने क्या किया है कि डेफिनेशन बता दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हमने इसमें डिस्कस कर दिया है कि ये क्या होता है और इसके कारण बढ़ रहा है। अब इसके पीछे का अब मेन जो कारण होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करेंगे कि इसके पीछे प्राकृतिक घटनाएं भी है और मानवीय दोनों हैं। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, ला नीना, एल नीनो जैसे भौगोलिक संरचना, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि है। प्राकृतिक कारण की अपेक्षा मानवीय गतिविधियों ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को संकट में परिवर्तित कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा प्राकृतिक कारण को और अच्छे से डिफाइन करना था, इसी बारे में मैंने इसको लिखा है। ठीक है, जब मैंने अपना एनालाइज किया था, मतलब मेरे जो से करवाया था उन्होंने बोला था कि हाँ, थोड़ा सा इस तरह से और अभी इसको एक्सप्लेन करना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब
ये है कि वर्ड्स कम हो पर उसका जो हमारा जो सार निकल रहा हो वो ज्यादा होना चाहिए। अब मैं सीधा इस पे क्या आ गया कि मानवीय गतिविधियों पे आ गई। ठीक है, इस तरह से कि प्रकृति अपने किए गए नुकसान स्वयं भर लेती है, क्योंकि जो प्राकृतिक कारणों से होता है, परंतु मानवीय गतिविधियां की अत्यधिक अव्यवस्था प्रलय का मार्ग क्या कर रही है, प्रशस्त कर रही है। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया है कि उसने कैसे मानवीय जो गतिविधियां उसने कैसे संकट का स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब बात करते हैं मानवीय गतिविधियों में बढ़ता औद्योगिकरण, अनियोजित शहरीकरण, जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ही टीवी, फ्रिज, एसी का अत्यधिक उपयोग या अधिक उपयोग मैंने लिख रखा है, ठीक है, आदि सब क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग में योगदान देते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया कि मानवीय जो गतिविधियां हैं उसको मैंने डिफाइन कर दिया। जो जो टॉपिक है हमारा उससे मुझे हमें भटकना नहीं है। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि शहर का निर्माण कंक्रीट आधारित है जो अर्बन हीटलैंड को जन्म देता है। ठीक है, कि कारण नहीं होता, मैंने इस तरह से लिखा कि जो अर्बन हीटलैंड को जन्म देता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, हीटलैंड की बात की थी, उसी पे बात किया कि अर्बन हीटलैंड क्या होता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि सब ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत लगा था, तो ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होता है। इस तरह से कुछ और पॉइंट हमें सेंटेंस फॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये मुझे इसी तरह से उन्होंने बोला था कि गलत है, तो इस तरह से इसको ठीक कर लेना है। मानव ने विकास के लिए विनाश का मार्ग चुना है। तो इसमें क्या किया मैंने, विकास के लिए विनाश का मार्ग चुना है। ये परिस्थिति मानव की आर्थिक विकास के नाम पे की गई लालच का परिणाम है। ठीक है, तो इस तरह से है अस्तो नास्ति पिप सासा। तो ये मैंने इस पे क्या है कहा पे लिखा है, या फिर इस तरह से मेंशन कर देंगे तो आपकी जो बात है वो ज्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से उन्होंने बोला था कि इस पे मेंशन कर दीजिए कि किसने बोला। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग टू आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा संस्कृत के वर्ड जब यूज करते हैं तो और अच्छा लगता है। ठीक है, उपयुक्त संस्कृत, ठीक है, क्योंकि मैंने संस्कृत ही लिख दिया था पर ये क्या है, संस्कृत का वाक्य है ना, तो इस तरह से। तो उपयुक्त संस्कृत वाक्यांश का अर्थ है कि लालच का कोई अंत नहीं है, पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है परंतु हमारे लालच का नहीं कर सकती। ये वाक्य किसका है, महात्मा गांधी का, पर इस तरह से हमने उसको डिफाइन करके कर दिया है। इन्हीं कारणों से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है, जो इसके प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पे पड़े हैं, जो संकट का कारण बने। अभी तक हम क्या डिस्कस हो रहा था कि अभी हमने कारण ही डिस्कस किया है। पहले हमने क्या बताया, फिर कारण बताया कि मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। अब हम इसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा जो है ऐसे चल रहा है। जो कमियां हैं साथ साथ मैं आपको बताते चल रही हूँ। अब देखते हैं भौगोलिक स्तर पर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से याला, नेपाल, ठीक, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, बढ़ता जल समुद्र स्तर, हीट वेव की अत्यधिक अनियमित मानसून चक्र, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, इसका प्रभाव दिखा है। इस तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन बोला गया था और उसमें कुछ और जो पॉइंट है, जैसे इस तरह से उस टाइम चर्चा का कारण ये बना हुआ था ग्लेशियर के कारण, कुछ और पॉइंट आप लिख सकते हैं जो उस से करंट से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से करना है आपको। अब मैंने अपना भौगोलिक स्तर दिखाया है। अब देखते हैं बढ़ता समुद्र स्तर द्वीपीय देशों हेतु जीवन का संकट उत्पन्न कर रहा है। जिस तरह से आपको पता होगा कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी चेंज करनी पड़ गई थी और जो द्वीप देश है हमारे, जैसे लाइक हमारे मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, तो उन पे खतरा हमारा बन रहा है। तो उस पॉइंट पे है, तो उस तरह से हमने करंट को जोड़ के इस तरह से लिख दिया है। बढ़ता समुद्र स्तर द्वीपीय देशों हेतु जीवन का संकट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मेरी दिक्कत है। देखो, यही जो पॉइंट आपके जो मार्क्स कटते हैं इसी पे पॉइंट पे कटते हैं। जब आप खुद से पढ़ेंगे, जैसे आपने लिखा है, ठीक है, आप खुद से पढ़िए, फिर आपको थोड़ी सी और अपनी कमियां दिखेंगी ही दिखेंगी। तो मैं यही पॉइंट पे बोल रही हूँ कि मैंने इसको पहले चेक करवाया, उन्होंने थोड़ा बहुत जो कल निकाला, फिर मैंने खुद से पढ़ा तो मैंने खुद से कुछ और पॉइंट निकाले हैं, और अभी मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे और कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। ठीक है, तो वही ग्लेशियर के पीछे, वही ग्लेशियर के पिघलने से नदी का तेज बहाव से क्या हो रहा है, बाढ़ का कारण बन रही। अब देखो, अब जब हम बिहार का लिख रहे हैं, बिहार बीपीएससी है, ठीक है, तो उसमें अगर बिहार कॉन्टेक्स्ट नहीं जोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब आप बीपीएससी का पेपर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बिहार का टच लाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने बाढ़ ले आई हूँ। ठीक है, बिहार की कोसी नदी क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त होने के पीछे का कारण है। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, उसका कारण, और गाद जमा हो रही है। ठीक है, तो
तो अब देखो हमने भौगोलिक स्तर पे अब चर्चा कर चुके हैं, तो हमें हमें जैसे कि पेस्टल अप्रोच आपने देखा होगा, एक पढ़ा होगा आपने कि पेस्टल अप्रोच हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आधार पे, इस पे हो गया हमारा, आर्टिफिशियल को जोड़ सकते हैं, ठीक है, या लीगल देख सकते हैं, कानूनी देख सकते हैं, तो हर स्तर पे आपको अपना डिफेंस करना पड़ेगा। तो हमने पहले जो अप्रोच देखा था, तो पहले हमने क्या किया, कनेक्टिविटी के लिए हमने WH फैमिली का उपयोग किया था, ठीक है। तो हमने पूछा था कि व्हेन, ठीक है, वाई, तो व्हाट, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्यों होता है, तो वो अब हमने इस तरह से यूज किया था। या अगर आप जब अपने ऐसे पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर पेस्टल है, तो पेस्टल अप्रोच फिर मैंने यहाँ पे किया है। तो अपने जो अपना ऐसे होता है उसमें हर टाइप का अपना जो टच है वो लाना पड़ेगा, हर टाइप से आपको लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम भौगोलिक स्तर पर चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे अनियमित मानसून चक्र एवं जलवायु परिवर्तन से गरीब, किसान, शहरी, गरीब और आदिवासी पे अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। या अधिक ये जो वर्ग है ये इस पे अधिक ग्रसित होते हैं या इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, जो हमारा दुर्लभ वर्ग है उसको चिन्हित किया है। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट की, कि संसाधनों से संपन्न वर्ग अपनी समस्या हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग के रूप में समाधान कर लेता है, वही सुभेदे वर्ग के आर्थिक रूप से कम सशक्त होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ज्यादा झेलते हैं। तो वही हमने थोड़ा सा दिखाया कि जो आर्थिक असमानता है वो कैसे प्रभावित होती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी हमने चर्चा कर ली है सामाजिक स्तर पे, क्योंकि अगर जो कोई गरीब है वो ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि ज्यादातर जो वर्ग है या फिर जो अमीर है वो प्लान भी कर जाते हैं, पर जो गरीब वर्ग है वो कहाँ जाएगा। जैसे कि आपने अभी असम का बाढ़ देखा होगा, ठीक है। तो जो उच्च तबका है वो तो अगर ट्रांसफर कर लिया होगा या कहीं और चला गया होगा, पर जो गरीब है उस टाइम उसके पास कोई संसाधन नहीं है इतने, तो वो कहाँ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी हमने इस पॉइंट पे लाया कि आर्थिक असमानता भी किस तरह से प्रभावित करती है लोगों को। अब आते हैं, हमने दो स्तर बात कर चुके हैं, आर्थिक और अब आर्थिक पे बात करते हैं। अभी हम दो स्तर बात कर चुके हैं, सामाजिक और भौगोलिक पे, ठीक है, कि भौगोलिक किस तरह से हमने प्रभावित करा है। अब आप बात करते हैं आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से किसान अनियमित मानसून से फसल बर्बाद का दर्श झेलती है, वही ग्लोबल वार्मिंग के दूसरा रूप जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य पोषण सुरक्षा का संकट भी विकराल रूप ले लेता है। या जुड़ाव करना है थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अभी ये जो सेंटेंस था मेरा और ये जो पैराग्राफ था इसमें मुझे थोड़ा सा जुड़ाव करना था, तो यही बोला गया था कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए, जो यहाँ पे मेरी लैक हो रही थी, उस पे पॉइंट पे मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अगला क्या है कि फसल का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग पे भी पड़ता है, क्योंकि कृषि उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जो आधुनिकीकरण एवं विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जो हमारा विकसित भारत की संकल्पना है उसको भी बाधा पहुंचा रही है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जोड़ा है। ये आधुनिकीकरण के दौर का तकनीक दुरुपयोग अभिशाप बन गया है। क्या है ये आधुनिकीकरण के दौर का तकनीक का दुरुपयोग अभिशाप बन गया है। अधिक मोटर वाहन उद्योग ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाया। जो मेन कारण है अभी मैंने यहाँ पे चर्चा किया कि मोटर वाहन उद्योग के कारण ही हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है। तकनीक जिस तरह से अभिशाप बना है वो मानव की अल्पकालिक दृष्टि योजना के कारण बना है, क्योंकि हमारी अल्पकालिक दृष्टि है कि हाँ हमें भी विकास करना है इस तरह से, पर हमारा जो है सतत विकास है या दीर्घकालिक दृष्टि अभी विकसित नहीं हुई है, ठीक है। उस पॉइंट पे हमने इस तरह से जोड़ा है। यदि तकनीक का उचित उपयोग एवं दीर्घकालिक योजना निर्माण से हम पृथ्वी की रक्षा ग्लोबल वार्मिंग रूपी भस्मासुर संकट से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने जितने भी कारण थे, ठीक है, उसके बारे में बात कर लिया, उसके प्रभाव के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे कि इससे बच कैसे सकते हैं, इसके बचाव के भी उपाय हम अब डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अभी हमने इस तरह से है, अब फिर से आया है प्रकृति रक्षिति रक्षिता। अभी हमें एक पहले यूज कर चुकी थी, अब दूसरा यूज कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यांश से ये तात्पर्य है जो प्रकृति, ठीक है, मैंने यहाँ पे पृथ्वी यूज किया था क्योंकि मैं प्रकृति थे, थोड़ा सा मैंने इसका जो है आंसर है वो गलत, मतलब कि जो मीनिंग है वो थोड़ा सा गलत निकाला था, तो वो मैंने ठीक कर लिया है, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको वही वाला दिखा रही हूँ जो बिल्कुल मैंने परफेक्ट नहीं लिखा था। परफेक्ट को कुछ होता नहीं ऐसे में, तो जो मेरी गलतियां हैं उसके साथ मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो उपयुक्त वाक्यांश से ये तात्पर्य है जो प्रकृति की रक्षा करता है वो, मतलब या उसकी प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा करती है, इसका जो है मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो पृथ्वी को बचाने हेतु हम सब को व्यक्तिगत
जो है व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक चेतना एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानून अनुपालन आदि को माध्यम से प्रयास करना होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो है सॉल्यूशन का क्या अप्रोच अपनाया है। पहला क्या अप्रोच आना है कि व्यक्तिगत स्तर पे, कि व्यक्तिगत स्तर पे हमें करना चाहिए, फिर राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे आ सकते हैं, फिर सामूहिक स्तर पे आ सकते हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय पे। एक तो क्रोनोलॉजी चल रही है कि एक पहले एक लोग आएंगे, फिर 10 लोग आएंगे समूह में, फिर एक राज्य आएगा, फिर एक राष्ट्र आएगा, और फिर राष्ट्र सभी जो राष्ट्र है हमारे वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलकर काम करेंगे। तो जो ये भस्मासुर हमारा ग्लोबल वार्मिंग समस्या है उसको हम समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अप्रोच लेके चला था। अगला पॉइंट लेके चलते हैं कि अब देखो जो मैंने ऊपर में लिखा है उसको ही मैं नीचे में डिफाइन करूंगी। व्यक्तिगत स्तर पर भारत का COP26 तो का विजन मिशन लाइफ की अवधारणा को अपनाकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने में योगदान दे सकते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में हम उपभोग करो और फेंको के सिद्धांत की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक देखो मैंने सिद्धांत लिख दिया है, उपयोग करो और फेंको का सिद्धांत क्या है, ये उपभोक्तावादी की संस्कृति है। अभी क्या करते हैं, कुछ चीज लाते हैं, उसको यूज करते हैं एक बार में, फिर फेंक देते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है, पुनर्चक्रण करना है, पुनः उपयोग करना है, ठीक है। तो इस तरह से और कम उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। जो अभी बीच में चला था अभी चक्रीय अर्थव्यवस्था की कॉन्सेप्ट, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने उसी को जो उपभोगवादी संस्कृति थी उसके स्थान पे अभी मैंने इसका डायलॉग लिख दिया कि उपभोग के स्थान पे हमें क्या करना है, योग करना है, ठीक है। योग करना मतलब हम संयम रखना, इतना जितना हमें चाहिए उतना ही यूज करें, अत्यधिक ना करें, ठीक है। और संग्रह के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, बस हमारे पास इकट्ठा होता जाए, नहीं, पर उसका क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो इस तरह से है। वही व्यक्तिगत स्तर की चेतना को हम जगाकर सामूहिक प्रयास से भी संकट को दूर करने का प्रयास करना होगा। बिहार की जल जीवन हरियाली योजना, प्यार का पौधा आदि एक वैचारिक अनुष्ठान को प्रदर्शित करती है, जो सामूहिक प्रयास को परिलक्षित करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने फिर बिहार का जोड़ दिया, पहले हमने भारत सरकार की योजना को जोड़ा था, अब हमने बिहार की सरकार को भी जोड़ा है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे बिहार का पॉइंट जोड़ सकता हूँ। जिस तरह से मैंने बिहार का बाढ़ जोड़ा था उसी तरह से मैंने बिहार की जो योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजना है, सबको पता होगा कि जल जीवन हरियाली योजना कितनी इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। तो उस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब पॉइंट पे आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, एथेनॉल नीति, PM E-ड्राइव योजना आदि भारत की ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप के साथ साथ क्या वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की भी दर्शाता है, ठीक है। कि भारत क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दर्शाता है कि भारत सभी को एक पृथ्वी मानता है और उस पृथ्वी ही क्या है, सभी एक अपनी परिवार है, उस तरह से। तो उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया जो भारत का विजन है, ठीक है। विश्व को एक परिवार की अवधारणा के कारण भारत के प्रयास वन सन वन ग्रिड और वन फैमिली, ठीक है, की अवधारणा से अंतर्राष्ट्रीय और संस्था की स्थापना की है, जो ग्लोबल वार्मिंग के निपटने हेतु लाया गया है या उपयोगी होगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से समाधान हेतु यूरोपीय संघ की ग्रीन डील, चीन की नवीकरणीय ऊर्जा की निवेश आदि अनेकों प्रयास के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से देखा कि मैंने व्यक्तिगत स्तर पर दिखा दिया है, सामूहिक स्तर पर दिखाया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है, और अभी मैंने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है। अब हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं अपना एसे को। सतत विकास लक्ष्य 2030, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर का विस्तार आदि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने हेतु विश्व स्तर पर प्रयास कार्यरत है। तो ये सारे जितने भी उपाय किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। अब आइए बात करते हैं, इस तरह से मैंने लिख दिया निष्कर्षतः। अब निष्कर्ष पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो निष्कर्षतः अब राम ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत हो गया है, ठीक है। जो मैंने कहानी अपनी स्टार्ट की थी, जो मैंने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो राम से स्टार्ट की थी। तो उसी कहानी को मैंने यहाँ पे जिस तरह से मैंने इंट्रो में लिखा था, तो उसी कहानी को मैंने इंट्रो से क्या कर दिया, अपने निष्कर्ष पे आ गई। तो इसी तरह से आपको अगर कहानी लिखते हैं तो जो कहानी की शुरुआत थोड़ा सा करना है, ठीक है, ज्यादा पेज पे नहीं करना है, आधा पेज या एक पेज पे हो जाए, और लास्ट में उस कहानी को फिर अपने निष्कर्ष में जोड़ दिए कि आपको पिछला जो आपने लिखा है वो जो पढ़ने वाला है या जो मार्क्स देने वाला है उसको थोड़ा सा रिगेन हो जाए कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टॉपिक क्या था और किस तरह से इसको खत्म किया जा रहा है। तो इस तरह से है, तो सचेत हो गया। तत्पश्चात उसकी दादी ने कहा कि हमारी पृथ्वी
पृथ्वी हमारी साझा जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग संकट से निपटना ही होगा, तभी हम पृथ्वी को हरा होगा और हम लोग हरा यानी जीवन का प्रतीक होंगे। तो जिस तरह से एक बोला जाता है कि अगर पृथ्वी हरी होगी तभी हम लोग हरे होंगे। तो इस तरह से फिर मैंने इसको एक कोटेशन के माध्यम से खत्म कर दिया है कि पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार में मिली है। तो इस तरह से मैंने अपना खत्म कर दिया था ऐसे। तो आप लोग बताइए कि जो आज का जो ऐसे था मेरा वो कैसा लिखा था। और मुझे पता है इसमें बहुत कमियां हैं, ठीक है, जो मुझे लगी कमियां मैंने भी जो बता दी है आपको। और इसके अलावा आपको कोई और सजेशन हो कि इस तरह से भी लिख सकते थे या आपने ये वाला पॉइंट गलत लिखा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ऐसे जो मैंने लिखे हैं बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे एआई से, शिक्षा से, महिला से, मीडिया से, लोकतंत्र से, साइंस टेक से रिलेटेड, थोड़े से पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो सब लिखे हैं मैंने, प्रैक्टिस करके देखा है। तो वो हम लेते आएंगे और आपको भी उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।